हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। क्या आप दिसंबर 25 का एग्जाम देने जा रहे हैं यूजीसी नेट का। तो मैं आपको बहुत ही बड़ा एक कंफ्यूजन है बच्चों में। बेसिकली क्या है, वो ओल्ड जो पैटर्न है या ओल्ड जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस तरह से अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे कितने ही टाइम तक हम तैयारी करते रहें, सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। तो हमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि चीजें टाइम के साथ बदली है, किस तरह से बदली है, क्या क्या बदलाव आए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वो मैं सारी बात आज आपसे करने वाला हूँ, तो बहुत आराम से आपको सुनना है। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है जो क्लास देख रहे हैं कि वो पेन कॉपी लेके भी बैठ जाएं। एक यूनिट के साथ हम सारी चीजों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो हम हर यूनिट के बारे में ऐसी बात करेंगे, ठीक है। तो हम ओल्ड वर्सेस न्यू पैटर्न जो भी चल रहा है वो एकदम ऑथेंटिक तरीके से, एकदम जो क्वेश्चंस आए हैं उसको कंपेयर करके हम बात करेंगे। तो बहुत शांति से आपको सारी चीजें सुननी है, ठीक है। और इससे पहले कि हम डिस्कस करें, मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है अपनी वेबसाइट है दैट इज www.swmg.in, और प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप है दैट इज SWMG, और आपको स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। दिसंबर एग्जाम के लिए हमने दो तरह के कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। एक है क्वेश्चन यात्रा, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको यूनिट वाइज हर यूनिट के 100 क्वेश्चन जो बहुत टॉप के क्वेश्चन है कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। इसकी फी है ओनली 687, इस एग्जाम के लिए है वो, ठीक है। और अगर आपको चाह रहे हैं कि थ्योरी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यात्रा भी मिल जाए, तो इसमें पेपर वन का जो क्रैश कोर्स है इसमें थ्योरी के साथ ये क्वेश्चन भी है, और इसकी फीस है 1125। इस दिसंबर एग्जाम के लिए पेपर वन की अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे, एक यूनिट है आपके फेवरेट यूनिट है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, इसके बारे में बात करते हुए इस कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ओल्ड वर्सेस न्यू पैटर्न किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ऐसे हमें हर यूनिट में देखना है। हमारे 10 की 10 यूनिट है, उसको कंपेयर करते हुए हमें चलना है। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करें तो पहले आपकी स्क्रीन पे अभी आपको आर्ग्यूमेंट के बारे में दिख रहा होगा। तो पहले हम जब आर्ग्यूमेंट पढ़ते हैं, है ना, बेसिकली जब ओल्ड पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता था तो किस तरह से क्वेश्चन पूछते थे आपसे, इतना आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में वो ज्यादा से ज्यादा डीप जाता था। तो इंडक्टिव और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट यानी कि निगमनात्मक और आगमनात्मक आर्ग्यूमेंट के बारे में, या वैलिड और इनवैलिड ऐसे शब्दों का यूज करके रुक जाते थे, और वहां से क्वेश्चन अराइज हो जाता था। अब वहां से क्वेश्चन अराइज होने की संभावना है, लेकिन अब और डीपली चले गए हैं। जैसे अब और शब्द हम अगर बात करें, अब आर्ग्यूमेंट में वैलिड इनवैलिड की बात होगी, साउंड और अनसाउंड आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यानी कि थोड़ा सा चीजों को डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। तो जैसे ये क्वेश्चन आया कि आपको मैच करना है, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अनसाउंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है। तो आप कॉपी पेन में अभी एक चीज लिखो कि आपको आर्ग्यूमेंट में ये चीजें पता है क्या क्या क्या। सबसे पहले आपको ये पता है आर्ग्यूमेंट या युक्ति क्या होती है। अगर ये पता है तो फिर आप हेडिंग डालो डिडक्टिव और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, और अबडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यानी कि निगमनात्मक, आगमनात्मक और अबडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है। उसके बाद आप हेडिंग डालो वैलिड और इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड और इनवैलिड, ठीक है, आपने डाला वैलिड वर्सेस इनवैलिड आर्ग्यूमेंट क्या है। उसके बाद आपने नोट करो साउंड और अनसाउंड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये नोट करो। फिर आप नोट करो कि वीक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यानी कि ये जो हमने 6 या 7 तरह की बात की है आर्ग्यूमेंट में, ये आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। यहां से आपको घुमा फिरा के, चाहे आपके सामने क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या कई सारे स्टेटमेंट दे देते हैं कि 1 और 2 3 है, 2 सही है, 3 और 4 सही है, इस तरह से अब क्वेश्चन आने लग गया। कहने का मतलब आर्ग्यूमेंट को इतना डीपली आपको जाना है। इस बात को आप समझ रहे हो, तो ये नोट करके आपको इस बात का सॉल्यूशन करना है कि आपको आर्ग्यूमेंट का कितना पता है, इंडक्टिव, डिडक्टिव, अबडक्टिव, साउंड, अनसाउंड, वैलिड, इनवैलिड, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये 9 जो हमने बात किए, 9-10, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप ये मानिए कि लॉजिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। इस तरह से थोड़ा एनालिसिस करते हुए सिस्टमेटिक वे से हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन हम अपने जो कोर्स है उसमें कर रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, जो जहां पे हिट करनी है बातों को वहां। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो इन सारे क्वेश्चन को मैं सोल्व भी करूंगा। अब डिपेंड करता है कि आप कितना इन चीजों को पसंद करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पे
अब एक आता है एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हम परमाणु की भी बात करते हैं, है ना, जो लॉजिकल रीजनिंग में, तो अनुपलब्धि की भी बात करते हैं। ये क्वेश्चन एक एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है और रिपीट भी होता है, जार डजंट एग्जिस्ट इज कॉमन टू ऑल काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस। और सेकंड स्टेटमेंट है द जार विल एग्जिस्ट रेफर टू प्रीवियस नॉन एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो थोड़ा इंग्लिश का भी खेल है शब्दों का। जैसे यहाँ पे आया है विल सेकंड स्टेटमेंट में। अब आपको क्या करना है, आप मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट ये दिखाइए, आप इन क्वेश्चन के आंसर करिए। आपको अगर देखो बहुत जो बच्चे हैं जो सीधा क्वेश्चन का आंसर देखना चाह रहे हैं, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो सोचेंगे यार अब आंसर नहीं है, मैं क्या करूं, है ना, वो चीजों को अब, क्योंकि वो फिर खुद से एनालाइज नहीं कर रहे चीजों को, वो बस वीडियोस देख रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। अब आप मुझे इसका एनालिसिस करके खुद से बताइए, आपकी स्क्रीन पे मैं रुका रहा हूं कि भी आप इसको कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। फिर क्या होता है कि हम एक डिस्कशन का मजा आता है कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ आप चीजों पे लैग कर रहे हैं, वहां हम काम करें। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अब आप क्या करोगे, एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन इन लॉजिकल रीजनिंग। एक है पेन लेके कॉपी पे लिखो आप। आपने पहले आर्गुमेंट के बारे में जो बात बोली थी वो सब लिख ली होगी, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन इन लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन लिखो, है ना। अस्तित्व और गैर अस्तित्व से संबंधित क्वेश्चन, ये सेकंड आपका हेडिंग हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की जो बात आती है, वहां से आपने देखा होगा हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्ट वही रहता है लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है। और इसमें कम से कम इस तरह के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछा गया है, लेकिन वो बेसिकली है वही कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट आपको पता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का? जैसे ए ई आई ओ, ये आपको सबको पता होना चाहिए, ए ई आई ओ, ठीक है, ए ई आई ओ। और ए आपको पता है ए किसके लिए है, ए ऑल के लिए है ना। ई किसके लिए है, ई नो के लिए है, आपको ये भी पता है। और आई किस लिए है, आई सम के लिए है, ये भी आपको पता है। और ओ किस लिए है, ओ सम नोट के लिए है, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये इतना आपके दिमाग में एक मैप बन जाना चाहिए, एक डायग्राम बन जाना चाहिए, ए ई आई ओ, ए ई आई ओ, ठीक है। और यहाँ पे जब ये बात आती है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि ए और ओ कॉन्ट्राडिक्टरी है, और ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये आ जाना चाहिए। और ए और आई ये सब अल्टरनेशन रिलेशनशिप है, ई और ओ ये सब अल्टरनेशन रिलेशन है, और ये कॉन्ट्रेरी रिलेशनशिप है, और ये सब कॉन्ट्रेरी है। अब आपको ये सारी चीजें आपके दिमाग में एक कंसेप्ट होना चाहिए, ए ई आई ओ वाला। आप हर एग्जाम में देखना इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। वो स्टेटमेंट्स में डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी कि 20 तरीके से क्वेश्चन वो पूछा गया है, मैंने इसमें इंक्लूड भी किया हुआ है। आपकी स्क्रीन पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है ना, कि ए ई आई ओ, उसमें आपको दिमाग में रखना ए फॉर ऑल है, ई का नो है, आई का सम है, ओ का सम नोट है, और कॉन्ट्राडिक्टरी बीच में लाइन होगी, ए और ओ, और ई और आई कॉन्ट्राडिक्टरी है, ए और आई और ई और ओ वो सब अल्टरनेशन है, ए ई कॉन्ट्रेरी और आई ओ सब कॉन्ट्रेरी। ये सब दिमाग में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं, इनकी जो डेफिनेशंस हैं, एक एक लाइन की डेफिनेशन हम लिखते हैं, ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अगर आपको ये डायग्राम और ये डेफिनेशन वाली बात अगर दिमाग में है, तो फिर आपको कितना ही घुमा फिरा ले क्वेश्चन, वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, बस दिमाग में इतना रहता है कि ए का मतलब ये, ई का मतलब, जब तक हम उस चीज को प्रैक्टिस में नहीं लेके आएंगे, जब तक हम प्रैक्टिकली इस चीज को अप्रोच नहीं करेंगे, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है ना। और एक आपने देखा होगा जो अनुमाना से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब हम अनुमाना, आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब 6 प्रमाण की बात करते हैं, तो अनुमाना को हमने क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोवैज्ञानिक के आधार पे और व्याप्ति के आधार पे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुमाना, इसमें आप ये मानो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जो हम मीन्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं वहां पे, तो साइकोलॉजी के आधार पे हम बात करते हैं पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतोदत, और व्याप्ति के आधार पे जो मिडल टर्म है वो कहाँ व्याप्त है, उसके बेसिस पे भी हम बात करते हैं। और उसके बेसिस पे हम बात करते हैं कि अन्वय व्यतिरिकी क्या है, व्यतिरिकी क्या है ना। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मिडल टर्म किस तरह से रिलेट करता है। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो आपको विद एग्जाम्पल याद होना चाहिए, क्योंकि इनका जो क्लासिफिकेशन है विदाउट एग्जाम्पल आप ठीक से नहीं समझ पाओगे,
तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको स्क्रीन पे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ये कुछ शब्द है, जैसे कि, और ये बहुत ही मतलब यूं मान लो पेटेंट सा क्वेश्चन है कि साउंड साउंड एक इटर्नल है ना, साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, ये लिखा हुआ है। रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग हेत्वा भाषा। हेत्वा भाषा का मतलब होता है, हेत्वा भाषा का मतलब होता है, आपको मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके बताता हूँ। हेतु का मतलब होता है रीजन, कारण। हेतु का मतलब क्या होता है, रीजन या कारण, आपको पता है। और आभास, आभास का मतलब चीजों का आभास हो रहा है, वो ठीक नहीं है, यानी कि यहाँ पे रीजन में गड़बड़ है, कारण में गड़बड़ है, कारण सही नहीं है, कारण में इश्यू है, और जहां कारण में इश्यू होता है वो हेत्वाभास है। तो अब यहाँ पे कहा है कि साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट प्रोड्यूस। अब आप यहाँ से 4 शब्दों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4 शब्द हैं, बाधित, है ना, विरुद्ध, असिद्ध और स्वभिचार, ये संस्कृत के शब्द है। अब आपको ये शब्द नोट करने हैं। आप अगर इस एग्जाम में देखोगे जो नए पैटर्न है, इसमें इन चारों शब्दों से कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये संस्कृत के शब्दों की 1 लाइन आपको लिखनी है कि बाधित का मतलब क्या होता है, विरुद्ध का मतलब क्या होता है, असिद्ध का मतलब क्या होता है, स्वभिचार का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार हमें ये भी तो नहीं पता होता ना कि इनमें पढ़ना क्या क्या है। ये शब्द आपको सब पता ही नहीं कि ये शब्द पढ़ने हैं, है ना, तो तब क्यों पढ़ोगे आप। तो हमें एक एनालिसिस से पता लगता है कि इन शब्दों पे भी, इन चीजों पे भी हमें गौर करना है। जो हम ओल्ड चीजें पढ़ते आ रहे थे, है ना, जो चीजें एज इट इज पढ़ते आ रहे थे कि पहले से, और वही चीज आप अब पढ़ रहे हो, तो उससे वो चीज आनी चाहिए, वो एक बेसिक है। ये नहीं कि मैं वो कह रहा हूँ कि वो भूल जाओ, क्या पता वहीं से क्वेश्चन पुट अप कर ले, लेकिन इनमें एक नया चीजें जो है, जो नए शब्द हैं, वो आपकी जो नॉलेज है, आपकी डिक्शनरी, आपकी स्कीमा है, उसमें ऐड करना है। इस बात को ध्यान रखें। तो अब आपके पेन कॉपी लेके ये वेरी इंपॉर्टेंट बात लिखो कि इसकी मुझे 1 लाइन लिखना है, और इस क्वेश्चन का जो आपके सामने स्क्रीन पे है, इसका आप आंसर भी करो कि इसका आंसर क्या होगा। और इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह का जो एनालिसिस है, और इस तरह के जो शब्द है, वो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में नहीं है, हर यूनिट में है। चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर लो, बहुत गहराई से अलग लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए, थ्योरीज के बारे में बात हो गई, अलग अलग कुछ थ्योरी से क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस, वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने लग गए। ऐसा ही आप रिसर्च एप्टीट्यूड में बात करो तो रिसर्च की बहुत ही डेप्थ में, क्योंकि जितना ज्यादा चीजें आगे बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा रिसोर्स बढ़ते जाएंगे, कंपटीशन तो बढ़ता जाएगा और चीजें अपडेट बहुत हो रही है। तो ऐसा ही आप देखो कि रिसर्च एप्टीट्यूड में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कम्युनिकेशन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जो बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चन सब पूछे जाने लग गए। आईसीटी में भी ऐसा है, लॉजिकल रीजनिंग की हम बात कर रहे हैं। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की अप्रोच बदल रही है, वहां थोड़ा करंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। हायर एजुकेशन में एंशियंट के बारे में और डीपली भी जा रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम, और थोड़ा और डीपली एनईपी को थोड़ा फोकस किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हमें दिमाग में रखनी है, और ये दिमाग में कब आएगी, जब हम प्रॉपरली चीजों को एनालाइज करेंगे, शांति से समझेंगे। एक स्मार्ट स्टडी का टाइम है, आप यूं नहीं है कि अंधी दौड़ में लगे रहें, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आप चाहे 2 बार तैयारी करें, 4 बार करें, 5 बार करें, इससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। और ऐसा ही आपका पेपर 2 है ना, आपको इसी अप्रोच के साथ पेपर 2 को लेना पड़ेगा। क्या होता है कि अगर आप ऐसे थोड़ा सा एनालाइज करो, कुछ बच्चे इस चीज से बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो रहे होंगे, क्योंकि वो उस चीजों को सुनना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मुझे क्वेश्चन दिखाओ, आंसर बताओ, बात खत्म। उससे सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं होता। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, लेकिन कंसेप्ट रिपीट होते हैं। तो कंसेप्ट को बहुत ही स्ट्रांगली आपको करना है, और वो तब होंगे जब पता लगे हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे हर यूनिट की अगर बात करूं, सबको बहुत चीजें आती है, हर यूनिट में सब चीजें लगभग मैक्सिमम आती है। कुछ नए वर्ड्स होते हैं, नई टर्म्स होती हैं, वो आपको ऐड करनी होती है अपने नॉलेज में, और जब तक वो ऐड नहीं करते तब तक इस कॉम्पिटिटिव के दौर में सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको एक पेज लेके आप देखेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा हर एक यूनिट में मैक्सिमम मैं बता रहा हूं 50 ऐसे आपको मिल सकते हैं, 50 शब्द ऐसे मिल सकते हैं जो आपने नहीं सुना हो, कुछ ऐसे कंसेप्ट मिल सकते हैं 20 चीज की यार ऐसे अलग से है ये। इतने ज्यादा अगर 50 चीजों से आप अपडेट हो गई, कुछ वर्ड से लेके, कुछ कंसेप्ट से लेके, तो वो पूरी यूनिट जो बेसिक था उसमें एडवांस रूप भी आ चुका है। इसीलिए हम बहुत सारे हमारे बैचेस के नाम जो है रखते हैं बेसिक टू एडवांस। बेसिक टू एडवांस का मतलब, और हम पढ़ाते भी इसी तरह से हैं बेसिक टू एडवांस। इसका कारण भी है कि हम बेस को नहीं छोड़ते, जो चीज है वो है, उसमें कितनी चीजें अपडेट हुई, क्या चीजें एडवांस रूप में आ रही है, उसको ऐड करते हुए डे बाय डे हमें चलना होता है। और यही एक सिलेक्शन का जरिया है, इसी तरह से हमारा सिलेक्शन होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, ये अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो हम हर यूनिट के बारे में बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और आया कि फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज ए सबस्टांस रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग हेतुआभास। इसी तरह का क्वेश्चन और पूछ लिया, तो इसमें और शब्द हैं विरुद्ध, बाधित, असिद्ध और स्वाभिचार। अब इससे रिलेटेड आप एक क्वेश्चन करके देखो। मैं आपको वो शब्द दे रहा हूं जिन शब्दों में हमारा कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और किस तरह से नई चीजें आ रही है वहां पे हमें फोकस करना है। ठीक है, और जैसे अगर ये देखो, अब आर्गुमेंट के बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है ना, कि ये आपको एक जो स्ट्रक्चर दिया है आर्ग्यूमेंट का, और आपको इस आर्ग्यूमेंट के बारे में पूछ लिया क्या है। तो मैं शुरुआत में बात कर रहा था ना कि आर्ग्यूमेंट की डेफिनेशन क्या है, आर्ग्यूमेंट के जो हम 9 तरह की बात कर रहे थे वो सारा आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा किस तरह से फॉलो करता है। ठीक है, इस तरह से मैं अगर आपको बात करता जाऊंगा, इस तरह से मैंने लगभग, जैसे ये देखो बैंड वैगन, ये जो बेसिकली हम बात करते हैं ना फालेसीज में, इनको अलग एक लिस्ट में, जैसे पहले क्या था, फॉर्मल फालेसी क्या है, इनफॉर्मल फालेसी क्या है। फॉर्मल में बात कर लेते थे कि फॉर्मेशन में गड़बड़ है, और इनफॉर्मल में कंटेंट में इश्यू आ गया, वो हम बात करते थे। लेकिन अब उनका क्लासिफिकेशन इतनी डेप्थ तक क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, बैंड वैगन के बारे में, स्ट्रो मैन के बारे में, रेड हेयरिंग के बारे में, बैगिंग द क्वेश्चन, और इक्वेशन, बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो अब अपडेट हो गई है। तो आपको पहले ये पता होगी, अच्छा ये क्या है, बैंडवैगन क्या है। जैसे बैगिंग ऑफ द क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रेड हेयरिंग पूछा जाता है, स्ट्रो मैन आर्ग्यूमेंट पूछा जाता है। ये फालेसीज जो हम पढ़ते हैं, यानी कि तर्क दोष जो पढ़ते हैं, वो आपको मैच करना आ जाना चाहिए। तो अब आपकी कॉपी में ये भी लिखा होना चाहिए कि यार मैं बहुत ज्यादा फालेसीज के नाम कहाँ से ढूंढूं। इसमें पूरे चैप्टर में हमने वो डिस्कस किया है कि क्या क्या नाम हो सकते हैं। बैंडवैगन है, स्ट्रो मैन है, रेड हेयरिंग है, बैगिंग द क्वेश्चन है ना, डिवीजन है, कंपोजिशन है, बहुत सारी ऐसी बातें हमें करनी है। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि टर्म्स की बात करते हैं ना, टर्म्स की बात करते हैं, जैसे आपको याद है कि मिडल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म, और ये, और न्याय के अंदर 5 प्रोपोजिशंस होते हैं, उसकी भी बात करते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं, मेजर टर्म, मिडल टर्म और माइनर टर्म को न्याय के अंदर प्रोपोजिशन मान लेते हैं, वो अलग होते हैं। वो जैसे प्रतिज्ञा की बात करते हैं, हेतु की बात करते हैं, है ना, वो एक लिस्ट होती है, तो लास्ट में निगमाना यानी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, एप्लीकेशन से होते हुए उपमान तक, उपमेय तक होते हुए, वो 5 बेसिकली प्रोपोजिशन है। तो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि टर्म्स कौन सी होती है, मेजर, माइनर और मिडल टर्म में डिफरेंस क्या है, न्याय के 5 प्रोपोजिशंस कौन कौन से हैं। लेकिन न्याय में और अरिस्टोटल में बात करोगे तो टर्म्स तो 3 ही है, मेजर, माइनर और मिडल। लेकिन अगर 5 प्रोपोजिशंस की बात करोगे तो अलग है, उनका सीक्वेंस आपसे पूछ लेते हैं। और इस तरह से फिर आपको देखो ऐसे पूछ लेती है इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कौन सा है, तो वो नो से इक्विवेलेंट पूछा है ना, तो वो बात वही AEIO से क्वेश्चन पूछ लिया, स्केयर ऑफ अपोजिशन से। तो इस तरह से देखो, ये बहुत मेरे पास एक लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है क्वेश्चंस की, आप देखोगे है ना, हर एक मैंने पहलू को कोशिश की है इसमें इंक्लूड करने की, कि हर एक चीज को जो जहां भी डेप्थ में जा रहा है वहां मैं इसको इंक्लूड करूं। लगभग ये 100 क्वेश्चंस होंगे जिसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है, हर एक पहलू को, हर एक चीज को ध्यान से रखे हुए कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये मेरा बताने का कोई आपको टेंशन देने का या परेशान करने का मुद्दा नहीं है, ना आपको परेशान होना है। इन चीजों से हमें बेसिकली उन शब्दों तक पहुंचने की कोशिश करनी है जिन शब्दों के हमें टच में नहीं है हम। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर अंधी दौड़ में अभी उसी तरह से लगे हुए हैं कि पुराने अपने धर्रे से, पैटर्न से चल रहे हैं, तो थोड़ा बदलाव लेके आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो बेस बनेगा तभी तो हम क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। बेस के साथ साथ, उन चीज की समझ के साथ साथ हमारे पास और भी क्वेश्चंस होने चाहिए। कहने का मतलब हमारे पास इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इस तरह की टर्मिनोलॉजी है, नया क्या आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस, इस तरह की बातें हमें हर यूनिट में करनी है। और आप अगर हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन यात्रा का बैच चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस यूनिट वाइज 100 क्वेश्चन पर यूनिट के हैं। ठीक है, और इसको डिटेल में बिल्कुल समझाया जाता है, और इसका जो प्राइस है वो 687 है क्वेश्चन यात्रा का। ठीक है, जिसमें इस दिसंबर एग्जाम के लिए 1000 क्वेश्चन होंगे 10 की 10 यूनिट्स के, जिसको हमारी ऐप और वेबसाइट www.swmg.in या प्ले स्टोर में अपनी मोबाइल ऐप SWMG पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन यात्रा के साथ थ्योरी भी हो, तो एक क्रैश कोर्स है क्वेश्चन यात्रा के साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी, उसका है 1125।
ठीक है, 1125 रुपए, और इसका 687 रुपए। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने चित्त को शांत रखो, खुश रहो, और बड़े आराम से चीजों को करने की कोशिश करो, स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश करो। इस तरह से अंधी दौड़ में दौड़ना नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, कि जो सामने आया वो पढ़ रहे हैं, कुछ एनालिसिस नहीं है, कोई भी बोल रहा है उस तरह से। ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऑथेंटिक वे से, जो आज से 25 से लेके पीछे जो हमारा एग्जाम, लास्ट एग्जाम है, उससे लेके जो एग्जाम हो रहे हैं रिसेंटली, और पहले जिस तरह से आ रहा था, उसको कंपेयर करके मैं बात करता हूँ कि बेसिक से एडवांस तक कैसे जाना है, और इसी तरह से हमें एक अप्रोच करनी है। और इसी यही मेरे हिसाब से सिलेक्शन का एक वे होता है कि उस जितना आता है उसमें हम क्या एडिशन करें कि चीजें अपडेट हो जाए। तो आपको एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से हम एनालिसिस करें, इनके क्वेश्चन आंसर के साथ करें, तो आप मुझे कमेंट में मैक्सिमम बताएं, और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करें, तो हमें पता लगेगा कि इसकी अप्रोच अच्छी है, आप लोग इसको देखना पसंद करते हैं, तो हम इस तरह की चीजें और करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।